वैशाली की नगरवधु। आचार्य चतुर सेन द्वारा लिखे गए उपन्यास में आज हम 36वें अध्याय के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। गुप्त पत्र। सेनापति भद्रिक बड़ी देर तक शून्य अर्धरात्रि में अकेले चिंतित भाव से पट द्वार में इधर उधर टहलते रहे। उस समय उनके मस्तिष्क में कुछ परस्पर विरोधी ऐसे विचार चक्कर लगा रहे थे जिनका उन्हें निराकरण नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बहुत देर तक कुछ सोचकर दीपक ठीक किया और आसन पर भोजपत्र निकालकर लेखनी हाथ में ले ली। इसी समय किसी के पद शब्द ने चौंक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सोम को देखकर उन्होंने आश्वस्त होकर कहा, तुम सोम? इस समय में? आर्य एक चर है, राजगृह से पत्र लाया है। पत्र क्या सम्राट का है? नहीं आर्य, सेनापति उदय का पत्र है। तो तुम पत्र ले आओ और चर की व्यवस्था कर दो। इतना कहकर सेनापति लिखने में लीन हो गए। सोम पत्र हाथ में लेकर चुपचाप मंडप में खड़े हो गए। लेख समाप्त होने पर सेनापति ने कहा, भद्र, मुहर तोड़कर पत्र निकालो। सोम ने ऐसा ही किया। सेनापति के सन्निग्ध कोमल स्वर में कहा, पत्र पढ़ो पत्र। पत्र पर दृष्टि डालकर सोम ने कहा, अरे पढ़ नहीं सकता, वह सांकेतिक भाषा में है। अच्छा, तो कोई गुप्त पत्र है। वह संकेत तालिका ले लो भद्र। और तब सावधानी से पढ़ा। सोम ने पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको महाराज कहकर संबोधित करूंगा। सोम ने झिझक कर सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ो मित्र, यह राजविद्रोही नहीं, राजनीति है। मगध सम्राट ही अकेले महाराज नहीं है, और भी है। फिर अब सोमभद्र, जब तुमसे आशा ही आशा हमें दी है, तो फिर चंपा ने आश्वास सिंहासन पर दधिवाहन के स्थान पर भद्रिक कुछ अनुपयुक्त भी नहीं है। कासियों का गण मगध साम्राज्य में मिल ही चुका है और अंग बंग कलिंग के महाराज मेरे अधीन है। मल्ल लड़खड़ा रहे हैं। मेरे अधीन भी 50 सहस्त्र सेना सुरक्षित है, जो इच्छा अनुसार उपयोग में लाई जा सकती है। फिर कलिंग महाराज ने 20 सहस्त्र सैन्य और 100 जलकरी देने का वचन भी किया है। परंतु बनते सेनापति भद्र, पहले पत्र पढ़ लो। सोम ने फिर पढ़ना प्रारंभ किया। आपका ध्यान मैं 3 बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रथम यह कि सम्राट ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी है। श्रावस्ती के महाराज प्रसन्नजीत कौशाम्बीपति उदयन से उलझ रहे हैं। सम्राट इसी अभिसंधि से लाभ उठाना चाहते हैं। उधर अवंती राज चंड महासेन ने भी उन्हें उकसाया है। परंतु मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि सम्राट ने कौशल के अभियान करके छिद्र पाकर चंड महासेन मगध की ओर आ रहा है। आर्य वर्षकार इस ओर सावधान अवश्य हैं, परंतु आपके चंपा में फंस जाने और सम्राट के अवध पर अभियान करने से मगध की रक्षा चिंतनीय हो गई है। इस पर महामात्य कहीं गुप्त यात्रा पर निकल गए हैं तथा नगर मेरे अधीन है। इससे इस समय चंड महासेन का मगध भी अभियान हमें बहुत भारी पड़ सकता है। यद्यपि चाणाक्ष आर्य वर्षकार एक युक्ति पर गए हैं। इतना पत्र सुनकर सेनापति आसन से उठकर टहलने और बुड़बुड़ाने लगे। वे कह रहे थे, सम्राट की मति मारी गई है, अथवा यह वर्षकार की अभिसंधि है। वे क्या बंधुल मल्ल के शौर्य को नहीं जानते? अस्तु, पढ़ो पत्र सोम। देवी अम्बपाली को सम्राट ने उपहार भेजा था, वह उसने लौटा दिया। सम्राट इस पर बहुत उद्वेगित हुए। आर्य वर्षकार उन्हें इस कार्य के लिए उकसा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जल्द किसी बहाने वैशाली पर आक्रमण हो जाए। असल बात यह है कि वे अम्बपाली से किसी प्रकार सम्राट की घनिष्ठता बढ़ाकर काश्यप की विषकन्या का अम्बपाली के आवास में प्रवेश कराना चाहते हैं।
परंतु सम्राट ने स्पष्ट रूप से मगध छोड़ते समय आदेश दिया था कि उनका प्रयोग चंपाधिपति पर किया जाएगा। आश्चर्य नहीं है कि इस पत्र से प्रथम ही चंपा पहुंच चुकी है। सोम के माथे से पसीने चूने लगे। सेनापति क्रुद्ध भाव से धम्म से आसन पर आ बैठे। उन्होंने कहा, समझा, मैं कुटिल ब्राह्मण इसीलिए सेना नहीं भेज रहा था। अच्छा, और क्या लिखा है? सोम ने पढ़ा, मथुरा का अवंती वर्मन सुना है मगध पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इसे सम्राट ने मुझे उसका अवरोध करने और सीमा प्रांत पर जाने का आदेश दिया था, परंतु आर्यवर्षकार ने वह आदेश रद्द कर दिया और राजधानी का कार्यभार मुझे सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। ठहरो साम, सोचने दो, वह कुटिल गया कहाँ? सोम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति ने एकाएक उद्विग्न होकर कहा, सोम, क्या यह संभव है कि वर्षकार चंपा ही में आया हो? यदि ऐसा है तो आर्य हमें बहुत सहायता मिलेगी। परंतु श्रेय, सेनापति भद्रिक की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। मगध के ख्यातनामा वीर सेना नायक की कुटिल राज्य वासना देखकर सोम विचार में पड़ गया। सेनापति ने बहुत देर तक चुप रहकर दीर्घ निश्वास होकर बोला, सोम प्रभु, चाहे जो हो, श्रावस्ती में सम्राट को अवश्य मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, वैशाली का गणतंत्र मगध साम्राज्य की गहरी बाधा है। क्यों ना भी फिर आम्रपाली ही हमारी संपूर्ण कूटनीति और विग्रह का केंद्र रहे। होने दो सम्राट की उस पर आसक्ति, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। तो भद्र सोम, मैं तुम्हें दो गुरुतर संदेश देता हूँ। कदाचित अब हम लोग मिल न सके। यदि तुम्हारी योजना सफल हो तब भी और ना हो तब भी, जितना संभव हो द्रुत गति से चंपा के प्रस्थान करना और सेनापति उदय से मिलकर मेरा मौखिक संदेश कहना कि जल्दी ना करें। सर्वथा नष्ट कर देने की अपेक्षा अपनी कल्पनाओं को कुछ काल के लिए स्थगित कर देना अधिक अच्छा है। इतना कहकर सेनापति चुपचाप एकटक युवक के भाव भंगी को देखते रहे। युवक लौह स्तंभ के समान स्थिर खड़ा रहा। उसने कहा, भंते सेनापति का संदेश अक्षरशः आर्य उदय की सेवा में पहुंच जाएगा। तब दूसरी बात भी सुनो सौम्य। सेनापति ने और निकट मुंह करके और भी धीरे से कहा, मेरे महान प्रतिद्वंदी इस ब्राह्मण वर्षकार को अपना विश्वासपाती बनाना। केवल वैशाली का पतन ही ऐसा है जिस पर मैं, सम्राट और यह कुटिल ब्राह्मण तीनों का त्रिकूट सहमत है। यद्यपि तीनों की भावनाएं पृथक हैं। सम्राट आम्रपाली को प्राप्त करना चाहते हैं और यह ब्राह्मण उत्तर भारत के संपूर्ण गणराज्यों का उन्मूलन किया चाहता है। किंतु मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। कुछ देर ठहरकर सेनापति ने कहा, भद्रसोम, उदय से कहना कि ऐसा करे जिससे वह कुटिल ब्राह्मण स्वयं वैशाली जाए और सूनी राजधानी में अकेले सम्राट ही रह जाए। सेनापति की आंखों से एक चमक निकलने लगी। उनका स्वर्ण उद्विग्न हो गया, पर उन्होंने शांत ही रहकर कहा, सोमभद्र, थोड़ी बात और शेष है। मेरे 50 सहस्त्र रक्षित सैन्य है, उसका मैं तुम्हें अधिनायक नियुक्त करता हूँ। आवश्यकता होने पर उसका उपयोग मगध के लिए करना। युवक ने मौन भाव से सेनापति का आदेश ग्रहण किया। सेनापति ने कहा, भद्रसोम, अब 2 दंड रात्रि व्यतीत हो रही। तुमने जिस कठिन असाध्य साधना का संकल्प किया है उसकी बेला निकट है। अपना अद्भुत काम करो। मैं अनिमेष भाव से उसके फलाफल का निरीक्षण करूंगा। सोम अभिवादन करके जाने लगे तो सेनापति ने लपक कर उन्हें खींचकर छाती से लगा लिया और कहा, ऐसे नहीं सोमभद्र, आज से अभियान के सेना नायक मैं नहीं तुम हो। अभिलाषा करता हूँ तुम सफल हो। सोम ने एक बार सेना नायक को मौन भाव से फिर अभिवादन करके चुपचाप फिर अंधकार में समा गए। भाग 37 आक्रमण। चंदना नद के में ज्वार आ रहा था। अपने 20 आरोहियों को लेकर एक नौका जल में प्रबल थपेड़ों पर निशब्द नाचती किसी दक्षिण बुर्ज के नीचे रुक गई। साहसी मांझी ने यत्न करके पत्थर की चट्टानों से टकराती लहरों
से नौका को बचाकर ठीक बुर्ज के नीचे उसी चट्टान के निकट लगा दिया। सोम सबसे प्रथम चुपचाप नीचे उतरा। उसके पीछे अश्वजीत। अश्वजीत ने बुर्ज के तल में जाकर देखा, एक मजबूत रस्सी लटक रही है और शंभु उसकी यत्न से रक्षा कर रहा है। सोम का संकेत पाकर 20 योद्धा अपने खड़ग कौश से खींच और दांतों में दबाकर रस्सी के सहारे बुर्ज पर चढ़ने लगे। 300 हाथ ऊंची सीधी ढालू चट्टान की उस बुर्ज पर चढ़ना कोई हंसी खेल ना था, परंतु वीरों की यह टोली भी कोई साधारण टोली तो ना थी। सबसे प्रथम शंभ, फिर अश्वजीत और उसके बाद एक के बाद दूसरा कुल 20 योद्धा और सबके अंत में सोम बुर्ज पर पहुंच गए। प्रत्येक आदमी बुर्ज पर पेट के बल लेट गया। अश्वजीत का भाई पहरे पर नियुक्त था। उसने धीरे से सोम के निकट आकर कहा, पहरा बदलने का समय हो गया है। सबसे पहले नए प्रहरियों को काबू करना होगा। वे 4 हैं और आधे ही दंड में आने वाले हैं। सोम ने अपने योद्धाओं को आवश्यक आदेश दिए। प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप प्राचीर पर लेटा हुआ था। प्रत्येक के हाथ में नंगन खड़ग थे। चारों नए प्रहरी बेसुध चले गए और अनायास ही काबू कर लिए गए। एक शब्द भी ना हुआ। सोम ने कहा, अब हमें सिंह द्वार के रक्षकों का अधिकार करना होगा। कुल 16 हैं, परंतु निकट ही 200 सशस्त्र योद्धा सन्नग्ध खड़े हैं। खटका होते ही वे आ जाएंगे, देखा जाएगा। समय क्या है? अश्वजीत ने आकाश की ओर देखकर कहा, 3 दंड रात्रि जा चुकी है, तो अभी हमें 1 दंड समय है। इसके बाद अश्वजीत के भाई बाहुक ने उसकी ओर देखकर कहा, मित्र, तुम्हें अभी और हमारी सहायता करनी होगी। मैं मगध का सेवक हूँ। तो मित्र, यह मद भांड लो और झूमते हुए सिंह द्वार पर चले जाओ। जितना संभव हो प्रहरियों को मद पिलाओ और तुम उन्मत्त का अभिनय करके वहीं पड़े रहो जब तक हम लोग ना पहुंच जाएं। ठीक 4 दंड बीतने पर सेनापति दुर्ग द्वार पर बाहर से आक्रमण करेंगे। अश्वजीत के भाई ने हंसकर कहा, और तब तक यह सुवासित मद उनके पेट में अपना काम कर चुका होगा तथा सेनापति को द्वार उन्मुक्त मिलेगा। मैं अब चला, आपका कल्याण हो। सोम आवश्यक व्यवस्था में जुट गए और उनके आदेश को ले लेकर उनके साहसी भट दांतों के खड़ग चबाए सिंह द्वार के चारों ओर पेट केवल खिसकने लगे। सब कुछ निशब्द हो रहा था। बाहुक ने सिंगापुर पर लड़खड़ाते हुए पहुंचकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो सामंत, किंतु इसमें किसी का हिस्सा नहीं। उसने मदपात्र मुंह से लगाकर मद पिया। एक प्रहरी ने हंसकर कहा, अरे बाहुक, तुम हो? आज तो रंग है। कहाँ से लौट रहे हो? रंग महल से मित्र, बाहर है। वहां वह परशुपुर की अप्सरा आई है। कई प्रहरी जुट गई। कौन आई है सामंत? चुप रहो, गुप्त बात है। परशुपुरी की रंभा। महाराज आज पान नृत्य में व्यस्त है। प्रहरियों को भी प्रसाद मिला। इन्हें देखो। वाह वाह, तो सामंत, एक चषक हमें भी दे दो। वहां जाओ और ले आओ, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। उसने फिर पात्र मुंह से लगाया और एक और लुढ़क गया। एक प्रहरी ने मध्य पात्र छीन कर कहा, वाह मित्र, हमें क्यों नहीं? अरे वाह, भी बहुत है, पियो मित्र, तेरी जय हो सामंत। सब प्रहरी मद ढालने लगे। बाहुक ने एक प्रेम गीत गाना आरंभ किया। पीलू के स्वर उस टूटती रात के मद में घूंटों के प्रहरियों के हृदय को आंदोलित करने लगे। एक ने कहा, सामंत, वह परशुपुरी की अप्सरा देखी भी है? देखी नहीं तो क्या? अरे, वह ऐसा नृत्य करती है और देव को मद ढालकर देती है, देखोगे? वाह सामंत, क्या बयार है। नाचो तनिक। उसी भांति मद डालकर दोनों तो बाहुक दोनों हाथ ऊंचे करके नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते उसने मद ढाल ढाल कर प्रहरियों को पिलाना आरंभ कर दिया। प्रहरी उन्मत्त हो उठे। कई तो बाहुक के साथ नाचने लगे और कई उसके स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाने लगे। मद भांड रिक्त हो गया। सब मद प्रहरियों के उदर में पहुंच गया। तभी बाहुक मद भांड को पेट पर रखकर लेट गया
और पात्र को ढोल की भांति पीट कर बजाने लगा और कोई विरह गीत गाने लगा। प्रहरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और विशिष्ट मद के प्रभाव से फिर गहरी नींद में अचेत हो गए। बाहुक ने सावधान होकर प्रथम आकाश के नक्षत्र को, फिर वह चारी ओर अंधकार से परिपूर्ण दिशाओं को देखा। अब 4 दंड रात्रि व्यतीत हो रही थी। धन्यवाद।